मद्देनजर रखते हुए आज हमारे संस्था के संस्थापक महोदय ने ये कुछ विचार किया कि क्यों न हमारे बच्चों को भी संचार के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से शिक्षित किया जाए और उनका भविष्य उज्ज्वल किया जाए। तो मैं आपसे एक आदेशात्मक कहता हूँ कि आप सभी हमारे द्वारा अर्थात आपकी स्कूल के द्वारा जो भी वीडियो प्रस्तुत किया जाता है उस वीडियो को पूरी तरह और पूरा पढ़ें, जिससे कि आप को आज का समय साथ आज की शिक्षा की गुणवत्ता का भी आपको ज्ञान होगा। तो क्लास 8वीं हिंदी की जो हमारी बुक है उस की तरफ ध्यान देते हुए देखो कि हमारी जो बुक है उस बुक का सबसे पहला पाठ और होता है ध्वनि, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रचित है, लिखी गई है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी आज हमारे देश में जो सोए हुए युवा हैं उन युवाओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाए और अपना कदम बढ़ाते रहे। तो इसका वर्णन मैं आगे करूंगा। उससे पहले हम कविता का थोड़ा सा आगे गुणगान कर लेते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मधुर वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखो फिर कवि क्या कहता है, हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गाते, मैं ही अपना सुखन मधुर करे, फेरूंगा नित्य कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी अपने मन के भावों को सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और अपनी युवा पीढ़ी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पद के जो कठिन शब्द हैं वह हैं वन का तात्पर्य है जंगल, मृदुल कोमल, अंत समाप्ति, पात पत्ती, कोमल मुलायम, गात शरीर, करे हाथ, निद्रित नींद में अर्थात सोई हुई, प्रत्युष प्रातःकाल भोर जिसे कहते हैं, मनोहर सुंदर या मन को मोहने वाला। ये इस ध्वनि जो कविता है, इस ध्वनि कविता का जो ये दो क्या है पद है, इन पदों के क्या कठिन शब्द हैं। इसमें हम एक बात और करना चाहेंगे आपसे कि 8th क्लास में कक्षा 8 में हमें हिंदी में क्या व्याख्या करनी पड़ती है। उसे व्याख्या के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि व्याख्या होती क्या है, संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है। तो इसीलिए मैं आपके सामने संदर्भ और प्रसंग का भी एक बखान करने जा रहा हूँ। इसमें आपको ध्यान है कि कविता कोई भी पुस्तक होती है, उस पुस्तक में जो कविता लिखी जाती है, पाठ लिखा जाता है, उसमें लेखक और कवि दोनों होते हैं। कविता लिखने वाला कवि और पाठ लिखने वाला लेखक कहलाता है। इस व्याख्या में हमें इससे संबंधित सारी चीज का बखान करता है। व्याख्या का मतलब होता है खूब बड़ा चढ़ा करके लिखना, विस्तृत लिखना, जिससे कि हमारे पूरे भाव और विचारों को लोग समझ सके। तो इस जो हमारा जो पद है, इस पद की व्याख्या में सबसे पहले मैं बात करूंगा मैं संदर्भ एवं प्रसंग की। इस पद का प्रसंग है और संदर्भ दोनों को मैंने एक जगह किया है। तो प्रस्तुत जो हमारा काव्य है, ये काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है। वसंत भाग 3 से लिया गया है।
अर्थात संकलित है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसे हम निराला भी कहते हैं, उनके द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि उनके काव्य जीवन में जो सूर्यकांत त्रिपाठी का जो काव्य जीवन था, उस जीवन का अंत समझने वाले जो उसके आलोचक रहे हैं, जो आलोचक हैं, आलोचना करने वाले रहे हैं, उनको वो जवाब देते हुए कहते हैं कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को जगाने का पूर्णतः प्रयास किया गया है ध्वनि नामक कविता के माध्यम से। व्याख्या में हम समझेंगे कि जो पद है हमारा, उस पद की जो पहली पंक्तियां हैं वह है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो अपने आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मनाते हैं कि अभी मेरा कवित्व प्रभावशाली नहीं हुआ है, अभी तो मुझे कविता, जो मेरी कविताएं हैं, उन कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को मुझे जगाना है, इसीलिए अभी मेरा कवित्व प्रभावशाली नहीं हुआ है। और कवि अपने जीवन का समाप्ति होने वाला नहीं है, ये भी कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अभी मेरा जीवन समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे में वो प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि मेरा जीवन रूपी उपवन, कौन सा जीवन रूपी उपवन है, मैं अभी मेरी भावनाओं और कल्पना रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण पूरी तरह संगीतमय हो उठा है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, रंग बिरंगा दृश्य हमें दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में भी आशा और उमंग का संचार शुरू हुआ ही है, जो उनकी कविता के माध्यम से प्रकट होता है। ये बता रहे हैं कवि, जो कि ये सारी मन की भावनाएं, संचार है, आशा है, वो मेरी कविता के माध्यम से क्या हुआ है, प्रकट हुआ है, जिसका अंत अभी संभव नहीं है। जैसे वसंत के आगमन से चारों ओर रंग बिरंगा वातावरण हमें दिखाई देता है, प्रत्येक मनुष्य का मन पूरी तरह खुशहाल हो जाता है, पूरी तरह प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता है। वो मुद्रा ऐसी दिखाई देती है कि जब कभी अंत होने वाला ही नहीं है। उसी प्रकार अब मेरा भी जीवन है, कवित्व अभी अंत होने वाला नहीं है। फिर वो कहता है कवि कि कवि जो आलस्य रखता है, जो आलस्य है और जो निद्रित अर्थात निद्रा में खोया हुआ है, उसे अपने पथ से भटके हुए युवाओं को भी प्रेरित करता है। अर्थात जो क्या है, दोबारा बता रहा हूँ इस लाइन को मैं, आलस्य से युक्त है, निद्रा में जो खोया हुआ है और जो अपने रास्ते से भटका हुआ जो आज का युवा है, उस युवाओं को प्रेरित करता हुआ कहता है, क्या कहता है कि अभी तो हमारा अंत नहीं है, अभी अभी तो हम आए हैं। उदाहरण देता हुआ कहता है कवि कि जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता, वसंत ऋतु आने पर प्रत्येक पत्ता हरा होता है, डालियां कोमल होती है और कलियां अधकली होती हैं, और उसी वसंत उन कलियों को अपने सपनों से, अपने जो स्वप्न होते हैं ना, उन स्वप्नों में मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेर का आरंभ करता है। तो उसी प्रकार जैसे अधकली कलियां होती है, वसंत ऋतु के आगमन पर क्या होता है, वो अधकली कलियां खिल जाती है। उसी प्रकार आज के जो युवा पीढ़ी है, जो क्या निद्रित हैं, आलसी हैं,
उनको भी कवि अपनी कविता सुनाकर क्या उन पर अपने हाथ रूपी कर रूपी हाथ फैलाने की क्या करता है, कोशिश कर रहा है कि जिससे कि वो जाग जाए। जैसे कोई सोए हुए बच्चे पर को जगाना है तो कोई भी माँ या उसके पिता या अभिभावक क्या करते हैं, उसके हाथ उस पर हाथ फेरता है तो वो जाग जाता है। उसी प्रकार कवि अपनी इन कविताओं के माध्यम से आज के सोए हुए युवाओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं।